वेलकम टू इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इस लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे इंट्रिंसिक इम्पीडेंस के बारे में कि आखिर इंट्रिंसिक इम्पीडेंस होता क्या है, उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ और वो कितना इम्पैक्ट करने वाला है डिफरेंट मीडियम में वेव के प्रोपगेशन के ऊपर। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस रेशियो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक रेशियो है मैग्नीट्यूड का। तो जैसा हमने वेव का इक्वेशन पिछले वीडियो में निकाला था जो कि कुछ इस प्रकार था कि E इज इक्वल टू ई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ गामा जेड कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ बीटा जेड। नाउ जिसमें मैंने बोला था कि ये जो पार्ट है ये मैग्नीट्यूड पार्ट होने वाला है और ये फेज पार्ट होने वाला है। तो हमें मिल चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेव होने वाला है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। और उसी तरह अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो होने वाला है एच नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ गामा जेड। नाउ इन दोनों के रेशियो को ही इंट्रिंसिक इम्पीडेंस बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि इंट्रिंसिक इम्पीडेंस रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का रिप्रेजेंटेशन ईटा से किया जाता है और बाय डेफिनेशन इसका ये रेशियो है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो ई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ गामा जेड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ गामा जेड। नाउ एच नॉट को ई नॉट के रिस्पेक्ट में भी लिखा जाता है और उसे एक पर्टिकुलर एक अलग फॉर्मूला होता है जिसे आप याद कर लें। वो फॉर्मूला होता है एच नॉट ई इज इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाई जे ओमेगा म्यू ई नॉट। ये एच नॉट और ई नॉट के बीच में रिलेशन का एक फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला का यूज़ करके हम इसमें एच नॉट की वैल्यू को पुट करेंगे और देखते हैं क्या होता है। सो ई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ गामा जेड डिवाइडेड बाई गामा जे ओमेगा म्यू ई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ गामा जेड। नाउ ई रेज़ टू पावर गामा जेड ई नॉट ई रेज़ टू पावर गामा जेड दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा और एट द एंड हमें कुछ फॉर्मूला मिलेगा। वो मिलने वाला है कुछ ये जे ओमेगा म्यू डिवाइडेड बाई गामा। हमें पता है कि गामा क्या है। पिछले वीडियो में मैंने देखा कि गामा को हम प्रोपगेशन कांस्टेंट बोलते हैं और प्रोपगेशन कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो रूट ओवर सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन मल्टीप्लाई होल जे ओमेगा म्यू। हम वही वैल्यू यहाँ पुट करते हैं और हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। जे ओमेगा म्यू रूट ओवर सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन जे ओमेगा म्यू। ना जे ओमेगा म्यू यहाँ पर रूट है, यहाँ पर होल पार्ट है। तो जब हम दोनों को कैंसल आउट करेंगे तो हमें जो मिलने वाला है वो ये मिलेगा जे ओमेगा म्यू डिवाइडेड बाई रूट ओवर सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। तो हमें ईटा की वैल्यू इंट्रिंसिक इम्पीडेंस की वैल्यू कुछ ये मिल गई है। हम आगे वाले पार्ट में हम देखेंगे कि आखिर इस फॉर्मूले को आगे फर्दर डिराइव कैसे करते हैं और हमें जो एक्चुअल फॉर्म जो चाहिए वो क्या होने वाला है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि हम ये देख रहे हैं कि इसमें जे टर्म है। जे टर्म का मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इंट्रिंसिक इम्पीडेंस इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। और अगर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो इस क्वांटिटी का अपना खुद का कुछ मैग्नीट्यूड होगा और एंगल होगा। तो हम आगे वाले पार्ट में अभी हम देखेंगे कि इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है एंड एंगल का क्या फॉर्मूला होता है। तो पिछले पार्ट में हमने देख लिया था कि इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ईटा उसकी जो वैल्यू आई थी जे ओमेगा म्यू रूट ओवर सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। नाउ इसमें फर्दर कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे। इसके पीछे का रीज़न ये है, ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है क्योंकि ऊपर में भी जे टर्म है और नीचे में भी जे टर्म है।
हम कोशिश करेंगे कि ये जो जे टर्म है या तो वो न्यूमरेटर में ही रहे या तो डिनोमिनेटर में ही रहे। तो हम क्या करते हैं कि जे ओमेगा एप्सिलॉन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम जे ओमेगा एप्सिलॉन न्यूमरेटर से डिवाइड करते हैं, जे ओमेगा म्यू जे ओमेगा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय जे ओमेगा एप्सिलॉन, और जे ओमेगा एप्सिलॉन एक दूसरे को डिवाइड करके 1 आ ले आएगा, 1 प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाय जे ओमेगा एप्सिलॉन। नाउ जे ओमेगा एंड जे ओमेगा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और हमें कुछ ऐसा मिलने वाला है, रूट ओवर म्यू बाई एप्सिलॉन 1 प्लस सिग्मा जे ओमेगा एप्सिलॉन। नाउ ये जो जे है इसे अगर हम न्यूमरेटर में ले जाना चाहें तो ये पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और एट द एंड जो हमें इक्वेशन मिलने वाला है वो कुछ ऐसा मिलेगा, म्यू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 1 माइनस जे सिग्मा ओमेगा एप्सिलॉन। ना हमें इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो मिल चुका है, उसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो ये है। ना हमें ये देखकर लग रहा है कि इसमें जे टर्म है, इसका मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड पार्ट एंड उसका एंगल पार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा एंड एंगल क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लेते हैं ईटा का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट ओवर रियल का स्क्वायर माइनस इमेजनरी का स्क्वायर। सो ऊपर में सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट है, इसका मतलब हमें मिलेगा म्यू बाई एप्सिलॉन। नीचे के अगर आ जाए सो 1 माइनस माइनस प्लस इमेजनरी का स्क्वायर मतलब सिग्मा ओमेगा एप्सिलॉन का स्क्वायर, रूट पहले से और फॉर्मूला का रूट ओवर रियल स्क्वायर माइनस इमेजनरी स्क्वायर, उसका रूट और यहाँ का रूट दोनों मिल के पावर 1/4। सो हमें मिल चुका है इसका मैग्नीट्यूड पार्ट का वैल्यू, यानी इंट्रिंसिक इम्पीडेंस जो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड पार्ट का फॉर्मूला ये होगा। अब हम आते हैं इसके एंगल पार्ट में। एंगल पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए एंगल थीटा एन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी अगर हम बोलें तो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस इसको हम कुछ मैग्नीट्यूड पार्ट विथ एंगल पार्ट ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने ये पार्ट तो निकाल दिया, अब हमारा काम है ये थीटा एन की वैल्यू को फाइंड करना। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का जब हम एंगल निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स इमेजनरी बाय रियल। तो हम करते हैं कोशिश, यहाँ पर इमेजनरी पार्ट है नहीं, सो टेन इनवर्स 0 बाई समथिंग इज 0, ओके, माइनस रूट है तो 1/2 टेन इनवर्स, यहाँ पर इमेजनरी पार्ट कौन सा है, माइनस ऑफ सिग्मा ओमेगा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 1, कोई वैल्यू मतलब नहीं रखता। तो एट द एंड जो हमें इक्वेशन मिल रहा है थीटा एन का वो मिल रहा है माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, सो 1/2 टेन इनवर्स सिग्मा प्लस ओमेगा एप्सिलॉन। तो इसका मतलब हमने देख लिया कि इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है। वो फॉर्मूला ये होता है, मैं नीचे लिख देता हूँ कि इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है। इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला होता है म्यू बाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई सिग्मा डिवाइडेड बाई जे ओमेगा एप्सिलॉन प्लस 1। ये एक इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है या फिर इसे हम वेव इम्पीडेंस भी बोलते हैं, तो इसका ऐसा यूनिट ओम होगा ना। हमने ये देखा था कि ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होने के वजह से इसे हम मैग्नीट्यूड पार्ट एंड एंगल पार्ट दोनों के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड पार्ट का फॉर्मूला ये आया एंड एंगल पार्ट का फॉर्मूला ये आया। तो हमने इंट्रिंसिक इम्पीडेंस के बारे में जितनी भी डिस्कशन कर सकते थे हमने कर ली। अभी हम आगे के पार्ट में अल्फा और बीटा का जो एक्चुअल
फॉर्मूला क्या है वो देख लेंगे, क्योंकि इसका अगर डेरिवेशन पार्ट में जाए तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अल्फ़ा और बीटा का अगर डेरिवेशन आपको देखना है तो आगे के वीडियो में मैं दिखा दूंगा कि अल्फ़ा और बीटा का डेरिवेशन कैसे होता है। तो जो बचा हुआ पार्ट इस वीडियो का बचा था वो था कि जब हम प्रोपगेशन कांस्टेंट को अल्फ़ा प्लस जे बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और अल्फ़ा को हम एटेन्यूएशन कांस्टेंट बोलते हैं और बीटा को फेज कांस्टेंट बोलते हैं, तो अल्फ़ा की एक्चुअल वैल्यू क्या है एंड बीटा की एक्चुअल वैल्यू क्या है, और ये इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये डिफाइन करने वाला है एक वेव अगर डिफरेंट मीडियम में मूव करेगा तो उसकी वैल्यू में कितनी चेंजेस आएगी। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अल्फ़ा मीडियम की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी या कंडक्टिविटी। मीडियम अलग अलग मीडियम की अलग अलग वैल्यूज़ होती है जो अल्फ़ा के वैल्यू को चेंज करेगी एंड अल्फ़ा की वैल्यू अगर चेंज हुई उस हिसाब से वेव की वैल्यू भी चेंजेस आएगी। तो हम देखते हैं कि अल्फ़ा का एक्चुअल वैल्यू क्या होता है। सो अल्फ़ा को लिखते हैं ओमेगा रूट ओवर म्यू एप्सिलॉन बाई 2 ब्रैकेट रूट ओवर 1 प्लस सिग्मा प्लस ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके, सो ये हमारा अल्फ़ा का वैल्यू है जिसे हम नेपर पर मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये अल्फ़ा का वैल्यू जिसे हम देखकर पता कर सकते हैं कि इसमें म्यू भी है, एप्सिलॉन भी है और सिग्मा भी है, जो परमिटिविटी, परमिएबिलिटी और कंडक्टिविटी को डिफाइन करता है। और अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, जिस वजह से अलग अलग मीडियम में अल्फ़ा की अलग अलग वैल्यू होगी, और ये अलग अलग अल्फ़ा के वैल्यू होने के वजह से हम वेव का जो प्रॉपर्टी है, जिस प्रकार से वो प्रोपागेट होगा, वो उसमें चेंजेस या वेरिएशन आएगा। वैसे ही अगर हम बीटा या फेज़ कांस्टेंट की बात करें, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आता फॉर्मूले में। अगर आपको एक याद है तो दूसरा भी याद हो जाएगा, जैसे कि बीटा इज इक्वल टू ओमेगा म्यू एप्सिलॉन डिवाइड बाई 2 रूट 1 प्लस सिग्मा प्लस ओमेगा एप्सिलॉन होल स्क्वायर प्लस 1। और इसका जो हमारा जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है रेडियन पर मीटर। और इसे भी देखकर पता कर सकते हैं कि इसमें भी म्यू है, एप्सिलॉन है और सिग्मा है, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। तो हमने ये देख लिया कि अल्फ़ा और जो बीटा है वो मीडियम की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, एंड अगर ये दोनों मीडियम की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो गामा है या जो प्रोपागेशन कांस्टेंट है वो भी मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे के पार्ट में हम देखेंगे कि हमने बात कर लिया कि अलग अलग मीडियम में किस प्रकार वेव के ऊपर इफेक्ट आने वाला है। अब हम वही इफेक्ट अगर वेव डिफरेंट मीडियम में अगर मूव करेगा तो क्या क्या चेंजेस आएगा, अल्फ़ा के वैल्यू में क्या चेंज आने वाला है, बीटा के वैल्यू में क्या चेंज आएगा, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस के ऊपर क्या चेंज आने वाला है, वो आगे के वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।